आज के शो में एवीएलसी कराची की कार्रवाई। कराची में गाड़ियां छीनने वाला मुनज्जम गिरोह गिरफ्तार, 4 चोरीशुदा गाड़ियां और असला बरामद। गिरोह चोरीशुदा गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त करता था। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिशें बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, शहर कराची में इससे पहले भी एक मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया जिसमें हमने देखा कुछ जो पुलिस फोर्सेस के हाजिर सर्विस अफसर शामिल थे जो मुलव्वस थे गाड़ियाँ छीनने में। रिसेंटली एक और गिरोह एवीएलसी ने जिसको गिरफ्तार किया, इनसे तकरीबन 4 गाड़ियाँ बरामद की गई है और इसमें एक बेटा जो उस पर यानी पुलिस अफसर का हाजिर सर्विस बेटा शामिल था और इस वजह से भी बहुत बड़ा यानी लूप होल था कि जिस वजह से इसको रोका नहीं जाता था या जिस वजह से ये एग्जेम्पशन हासिल थी और ये चोरियों की कार्रवाइयों में गिरोह मुलव्वस था। लगभग तकरीबन ये जो गाड़ियां थी जो चोरी की गई, इनकी बरामदगी का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है इसको जरा समझें। कराची शहर में जो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम जो छीना झपटी का है, इसमें मोटरसाइकिल हो या गाड़ियां हो, ये एक तो खुलने के बाद बलूचिस्तान जाती हैं या फिर गाड़ियां यहां से कराची के जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके जरिए पूरी गाड़ी एज इट इज जो है बलूचिस्तान जाती है। अच्छा, ये जो गिरोह कार्रवाई करता था, इसमें एक और इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट ये था कि ये रेंटा कार पे गाड़ी हासिल करते थे और फिर ये गाड़ी रेंटा कार पे हासिल करने के बाद अपनी कार्रवाई करते थे और फिर रेंटा कार ही गाड़ी वापस करते थे और जो गाड़ी फरोख्त जो चोरी करते थे उस गाड़ी को आगे ये इस वक्त पार्सल करते थे टूवर्ड्स कुछ लाख बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर इस गाड़ी को फरोख्त कर दिया जाता था। और फिर उसके बाद यानी आप समझें कि ये जो पूरा सिलसिला था, ये जो पूरा चेन ऑफ इवेंट था, ये जो क्राइम था इस नेक्सस का, ये कोई एक गिरोह नहीं है। अब ये है कि हमारी जो पुलिस है इसको हमें यहाँ पे ये दाद देनी चाहिए एवीएलसी को कि इन्होंने थ्रू इंटेलिजेंस एंड थ्रू मोबाइल डेटा नेटवर्क्स और उसके साथ थ्रू सेफ सिटी कैमरास उसकी वीडियोस को कैप्चर करके इस गिरोह को बेनकाब किया और इनको गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसे और भी बहुत से गिरोह हैं जो शहर कराची में एक्टिव हैं एंड दे आर वर्किंग। उनको कैसे रोकना है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इससे बात करेंगे। लेकिन इस क्राइम का नेक्सस, उस क्राइम का जो हजम है वो कितना बड़ा है, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सी ये कोई शहर कराची में इक्का दुक्का नहीं, बहुत सी कार्रवाइयाँ गाड़ी छीनने की हैं, उनमें कमी आई है। लेकिन CPLC का लेटेस्ट डेटा बताता है कि गाड़ियों की चोरी में और खास तौर पर मोटरसाइकिल की छीना चपटी में कराची शहर के अंदर या तो जो खड़ी खड़ी चोरी हो रही है मोटरसाइकिल्स वो पार्किंग से, या फिर जो चोरी की जा रही है, छीनी जा रही हैं, वो अलग हैं और उसकी बड़ी तादाद है जो तकरीबन बिलियंस रुपीस में टर्न अराउंड उसका बनता है। हमारे साथ ताहिर आलम साहब मौजूद हैं। ताहिर आलम साहब साबिक IG हैं पुलिस के, हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद है। रेहान खान साहब हमारे नुमाइंदे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। रेहान साहब, आप फरमाइएगा, ये पहले ये जो गिरोह पकड़ा इसकी थोड़ी ट्रेड्स बताइएगा। ये पुलिस वाले का बेटा और ये किस तरह ऑपरेट हो रहा था कराची शहर में, कैसे मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ हो रही थी? रेहान साहब देखें जी, पहले तो मैं ये बताऊं, CIA पुलिस ने ये कार्रवाई की, 4 बंदों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो गाड़ियां चोरी और छीना करते थे। इनको खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया और इसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर का बेटा भी शामिल है और ये बताया गया है कि ये लड़का जो है जो पुलिस वाले का बेटा है, यही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम करता था। इसके बाद ये गाड़ियां यहाँ कराची से चोरी करके या छीन के बलूचिस्तान के इलाके में भेजा करते थे। और पुलिस ये बताती है कि जो सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं उसकी मदद से इस गिरोह को जो है वो पुलिस ने ट्रेस किया है। CIA पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस वक्त ये पुलिस की तहवील के अंदर है जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। अच्छा, ये पहली बार तो नहीं है रेहान साहब जो क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की कि कोई पुलिस एहलकार या पुलिस एहलकार एक ग्रुप था जो फॉर्च्यूनर चुरा रहा था, उससे पहले उसमें एक जो फॉरेन सर्विसेज में सिक्योरिटी की इन्वॉल्व था पुलिस वाला, वो पकड़ा गया था। ये पहली बार हुआ है कि कोई सिक्योरिटी एहलकार मुलव्वस पाया गया इसमें, ऐसी कार्रवाई में? नहीं सहवान साहब, ये पहली बार नहीं हुआ। समाजी में भी हमने देखा है कि पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में जो है हमें मुलव्वस दिखाई दिए हैं। कि इससे पहले जो चाइनीज सिक्योरिटी का जो स्क्वाड था उसके अंदर एक पुलिस एहलकार तो जो यहाँ से गाड़ियां स्नैच करके ले जाता था और वो प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ियां जो है स्मगल करता था। इसके अलावा मुख्तलिफ डकैती की वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्वस पाए गए और अब हमने देखा कि ये पुलिस एहलकार का बेटा है, जो सब इंस्पेक्टर है पुलिस एहलकार, उनका बेटा गाड़ियों को चोरी करके जो बलूचिस्तान भेज रहा था। तो माजी में भी हमने देखा है कि पुलिस वाले बाज़ाब्ता या बिल वास्ता जो है किसी न किसी क्राइम के अंदर हमें मुलव्वस दिखाई दिए हैं। इस वारदात के अंदर भी हम देखते हैं कि ये जो वारदातें हुई हैं कराची के अंदर, 4 मुख्तलिफ गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी हैं, इसके अंदर भी पुलिस एहलकार का बेटा जो है वो मुलव्वस पाया गया है।
सही। और इस जो खासतौर पे सीटीडी की के एहलकार अगवा बराए तावान, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स, ये वाकयात अलग हैं जो हमने देखा है सामने आए हैं। ये वजह बिल्कुल बिल्कुल रिहान साहब इसमें क्या ट्रेनिंग का फुकदान है या फिर ये आइसोलेटेड इवेंट है? पूरी पुलिस फोर्स को तो नहीं कह सकते, कुछ आइसोलेटेड इवेंट्स है, लेकिन इनको कैसी रोकथाम इनकी होनी चाहिए कि अगर एहलकार खुद मुलविस पाए गए ऐसी कार्रवाई में? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पूरी सिंध पुलिस या कराची पुलिस तो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है। ये काली भेड़े हैं चंद एक जो पुलिस के अंदर मौजूद है जो इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां और वारदातें करती है। माजी में भी हमने देखा पुलिस के आला अफसरान इनके खिलाफ जो है वो फिर एक्शन भी लेते हैं। हमने देखा कई पुलिस एहलकार जो वारदातों में मुलविस थे उनको सस्पेंड किया गया या फिर उनको जो है वो नौकरियों से जो है उनको निकाला गया, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। इस तरह की चीजें जो है वो पुलिस के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ काली भेड़ें नजर आती हैं पुलिस के आला अफसरान उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और जब इनकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं और जब इनको जो है भर्ती किया जाता है उस वक्त तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है नहीं सामने आता, लेकिन जब ये भर्ती हो जाते हैं उसके बाद चंद एक लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो मुलविस हो जाते हैं, डकैतियां करने लग जाते हैं, अफवाह तावान की वारदातें करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की स्नैचिंग, गाड़ियों को चोरी करना और दीगर जो क्राइम है उसमें मुलविस हो जाते हैं। माजी में हमने देखा कि सीटीडी एक बड़ा अहम सेल होता है सिंध पुलिस का, वहां पर भी हमने देखा कि वो अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस रहे। इसके अलावा जो है वो ताजिरों को अगवा करना, उनसे पैसे लेना, इस तरह की चीज हमने देखी। लेकिन फिर जब आला अफसरान तक ये बात पहुंची और मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया तो उन्होंने फिर एक्शन भी लिया, एहलकारों को मुअत्तल किया, गिरफ्तार किया और आज भी कुछ एहलकार ऐसे हैं पुलिस के जो जेलों के अंदर सदा पा रहे हैं। सही। और ये इससे पहले कि ताहिर साहब को भी इस पर तजिया माहिराना उनकी राय लें, ये जो इलाका है, ये जो बलूचिस्तान जा रही हैं गाड़ियां कुछ लाख, ये कहाँ से जा रही हैं? इन एग्जिट पॉइंट्स पे क्या स्नैप चेकिंग नहीं है? और क्या क्योंकि इससे पहले मुस्तफ़ा आमिर केस में ये जो दूरे जी गए थी गाड़ी और फिर उसके बाद जो कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ या दीगर हमले हुए, वहां से हब चौकी के रास्ते शहर कराची में लोडेड गाड़ी आई, तो ये कौन से एंट्री एग्जिट पॉइंट से गाड़ी यहाँ से बलूचिस्तान जा रही है? उधर चेकिंग की सूरत हाल क्या है? रस्ते में जब ये गाड़ी जा रही है उस दौरान उनकी सर्विलेंस क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ये काफी जो है अपना सेंसिटिव मामला है। समझता हूँ हम पहले भी बात कर चुके हैं। कराची से बलूचिस्तान जो है वो गाड़ी का पहुंच जाना चोरी होके या कराची से जो है एक बच्चे की लाश का कराची से बलूचिस्तान पहुंच जाना, ये अलमिया सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी के ऊपर ये सवालिया निशान है कि किस तरह जो है अपना गाड़ी कराची से पहुंच जाती है। रास्ते में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे जो है वो कोस्ट गार्ड है, रेंजर है, पुलिस की चौकियां मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं वो गाड़ियां भी मुंतकिल कर देते हैं। और अपना एक माजी में हमने देखा कि डिफेंस से जो है एक बच्चे की लाश को गाड़ी में डाल के बलूचिस्तान तक लेके गए और रास्ते में किसी भी पॉइंट के ऊपर उनको चेक ना किया जा सका और वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लड़का वापस भी कराची आ जाता है। मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं जिसके अंदर जो पक्के का रास्ता है जिसको हम मेन रोड कहते हैं, वहां पर तो प्रॉपर चौकियां मौजूद है जहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद होती है। इसके अलावा कस्टम के एहलकार मौजूद होते हैं, कोस्ट गार्ड होती है जो चेक कर रही होती है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कच्चे के रास्ते कहलाते हैं, जो खुफिया रास्ते हैं, जो क्रिमिनल्स को पता होते हैं लेकिन एजेंसीज को भी पता होते हैं जो जिनका काम है जो है क्राइम को रोकना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर महीने डेढ़ महीने बाद कोई एक वाकया हमें नजर आता है, कोई एक वारदात हमें नजर आती है, डिटेक्ट होती है कि वो कराची से गाड़ी चोरी हो गई जो बलूचिस्तान में जो है वो मौजूद है। अच्छा ताहिर साहब, आपकी राय इस पे माहिराना मुझे बताएं ताहिर साहब कि आपके तजुर्बे और तज्जिए की रोशनी में कि ऐसी कार्रवाइयों को रोक कैसे, खासतौर पे ये जो कराची से बलूचिस्तान टूवर्ड्स इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है, इधर स्नैप चेकिंग या इधर किस तरह इसको रोका जा सकता है ताकि बाइक हो, मोटरसाइकिल हो या स्मगलिंग भी इनफैक्ट हो, ईरानी डीजल की स्मगलिंग हो या दीगर अशिया की स्मगलिंग हो, उसको रोका जा सके यहाँ पे? ताहिर साहब, चोरी की गाड़ी को पहचान लेना कि ये गाड़ी चोरी की है या उसके मुख्तलिफ फीचर से चेक कर लेना, यह हर पुलिस वाले के बस में नहीं है और ना ही रेंजर्स वाले जो पोस्टेड होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। असूली तौर पर इसके लिए बड़े ट्रेंड और तजर्बाकार मुलाजमीन चाहिए जो सिर्फ ACLC के पास हैं। चाहिए ये है कि इन तमाम पिकर्स पर एक एक दो दो ACLC का बंदा लगाया जाए। मैंने ऐसे ऐसे माहिर देखे हैं कराची पुलिस के जो चलती गाड़ी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी चोरी की है। इतनी उनमें समझबूझ आ गई है। और जैसे ही वो किसी गाड़ी का चेसी नंबर देखते हैं, उन्हें लेबॉर्ट्री में भी गाड़ी की लेबॉर्ट्री कराने की भी ज़रूरत नहीं, वो चेसी नंबर देख के ही पहचान जाते हैं कि ये चेसी नंबर टेम्पर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जो पिकट्स हैं उन पर हमें लगाना चाहिए, इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स को जो ACLC में रहे हों। और दूसरे ये कि देखें, जो आप पिकट्स पर बंदे तो खड़े कर देते हैं
उनके पास एक दफ़ा वायरलेस मैसेज चल जाता है कि कोई गाड़ी कराची में चोरी हुई थी, वो गाड़ी चोरी हुई है आज, तो चोरी करने वाला 5 दिन बाद लेके गाड़ी कराची में छुपा देगा, 3 दिन 5 दिन बाद वहाँ से निकलेगा, तो उतनी देर में वो वायरलेस मैसेज भी दब जाता है। होना ये चाहिए कि बाकायदा हर एक के पास लैपटॉप टाइप कोई चीज़ हो या उनकी गाड़ी में लगा हुआ हो, उससे वो फ़ौरन गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर लें, गाड़ी का इंजन नंबर डाल के, चेसी नंबर डालकर चेक कर लें कि ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। तो हमें इस तरह की उन्हें फैसिलिटी देनी होगी, तो इससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक रुकावट पैदा होगी। और जो विद इन पुलिस जो इस तरह के ब्लैक शीप्स का आइडेंटिफाई आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, लेकिन इस तरह के पैदर पे इवेंट्स देखे गए, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में सीडीडी एहलकार मुलविस पाए गए या फिर ये जो मामला हुए, तो ये एहतसाबी अमल मजीद मजबूत और मौसर होने की जरूरत है। ये क्या मामला आपकी नज़र में क्या है? देखें, मैं समझता हूँ किसी पुलिस वाले के बेटे का कार चोरी या किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाना जो है, उसका ये मतलब नहीं कि पुलिस ही मुलव्वस हो गई। हमारी औलाद कुछ भी कर सकती है, इसमें हम गफलत तो हम कह सकते हैं कि हमारी गफलत रही, लेकिन इससे हम पुलिस को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अलबत्ता हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ पुलिस वाले वारदातों में शामिल रहे हैं, ख़ास तौर पर वो पुलिस वाले जो महकमे से मायूस हो जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है अब उनकी प्रमोशन नहीं होनी, तो वो फिर इस किस्म के जराइम में की तरफ आ जाते हैं। होना ये चाहिए जैसे फ़ौज में है कि जब एक ख़ास उम्र तक कोई शख्स प्रमोशन का टेस्ट पास नहीं कर सका, प्रमोट नहीं हो सका, तो उसको फोर्स से फारिग करके रिटायर कर देना चाहिए और उसकी जगह फ्रेश लोग भर्ती करने चाहिए, ताकि ये जो इस तरह के एलिमेंट आ जाते हैं ये इनकी ना आए। दूसरा ये कि इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इनके सीनियर, अगर ये महकमे में हैं तो इनके सीनियर अफसर को देखना चाहिए कि ये गैर हाज़िर हुआ था, क्यों हुआ था, किधर गया था, उसका सख्त एहतसाब होना चाहिए। CTD की बात की आपने, देखें जब कोई इदारा हम बहुत खौफजदा इदारा बना देते हैं, पंजाब में भी आजकल एक बहुत खौफजदा इदारा बना हुआ है तो उस इदारे का खौफ, उसका जहाँ फ़ायदा होता है उसके खौफ की वजह से जहाँ क्रिमिनल भाग जाते हैं, वहीं ये भी होता है कि उस इदारे के जो लालची मुलाजिम हैं वो उस इदारे के का जो टेरर है उससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों को बिठा लेंगे, उन्हें अपने पास रख लेंगे, जिसे अगवा हम कहेंगे, और फिर रिश्वत लेके छोड़ेंगे, जो अगवा बराए तावान कहलाता है। यानी होता यह है कि किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया, उसे CTD वाले ने बिठा लिया, उसे लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लेके छोड़ा, और उसके बाद जब उसने कंप्लेंट की तो लोगों ने कहा कि इसको अगवा किया था तावान लेने के लिए। वो जुर्म है, ये सब रिश्वत लेना जुर्म है, तो इसे हम रिश्वत कहेंगे, इसे हम अगवा बराए तावान नहीं कहेंगे। मैंने अक्सर ये देखा है कि हम रिश्वत, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं आइडेंटिफाई किया। मैं जुल्फिकार भट्टी साहब को खुशामदीद कहूँ स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में मेंबर कौमी असेंबली सियासतदान है। भट्टी साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सर ये क्योंकि अभी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में तायरा साहब बात कर रहे हैं, हम बात तो कराची अमनो अमान एक पुलिस एहलकार का बेटा गाड़ी की चोरी में मुलविस पाया गया, या CTD के एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस पाया गया, या अभी जो NCCIA का एक अफसर पकड़ा गया कि वो एक यूट्यूबर को उसने पूरी कहानी अपनी दास्तान सुनाई है। ये मामला सारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस आ जाता है। आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? क्योंकि हमें अवाम और जो ये खास तौर पे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं, इनमें ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना है ना, ताकि बेहतर मौसर जो है ये लॉ एनफोर्समेंट हो सके। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, और आपकी क्या सॉल्यूशंस है आपके नजदीक? भट्टी साहब देखें, जो इदारों में, हर इदारे में काली भेड़ें हैं, और जैसा कि ताहिर आलम साहब ने कहा है कि ये पुलिस में आला ओहदे पे रहे हैं, IG साहब रहे हैं, तो मेरा इनके साथ उस वक्त से ताल्लुक़ है जब ये SP होते थे। शुक्रिया। तो ये इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट ओपिनियन है। हर इदारे में जो है कोई ना कोई काली भेड़ें होती हैं, और वो जो काली भेड़ें होती हैं वो अपनी वारदात डालती रहती हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि इन लोगों को सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, और इन लोगों को इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और इसमें जो मजाज ऑफिसर हैं वो इनको बिल्कुल उनको माफ़ नहीं करना चाहिए,
और हुकूमत को भी इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भट्टी साहब ये तभी जब बताएंगे, एक आदमी को सजा होगी तो बाकी लोग जो है ना वो उसको देखेंगे और फिर वो दोबारा जुर्म नहीं करेंगे। दूसरा सिस्टम ये है कि हमें अपने तमाम इदारों को डिजिटलाइज करना चाहिए। और आजकल तो आपका सेफ सिटी, IT, ये एक एडवांस चीज़ें चली गई हैं, तो इसको जितना हम इस सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे उतना ही इसमें करप्शन और बैड गवर्नेंस के जो एलिमेंट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ मैं एक चीज और बड़ी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बड़ी अहम बात है जो आपने कहा कि डिजिटलाइज होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन कम होना चाहिए। लेकिन सर इसमें ये बड़ा अहम एक पहलू है, वो कराची हो, लाहौर हो, जो भी जहाँ पे भी चोरी अगर हो, वो मोबाइल फोन की चोरी हो या गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, जो भी हो, जैसा या गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो फरोख्त है वो इलीगल है। लेकिन इस पर इतलाक हो कि जो चोरी शुदा चीज़ है, यानी एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो आराम से कराची की सदर की मोबाइल मार्केट में अवेलेबल ना हो, किसी का छीना गया मोबाइल हो, वो टेक्नोलॉजी है लेकिन इंप्लीमेंट इस तरह से हो कि वो चोरी शुदा चीज़ बिक ना सके। जैसे ये गाड़ी है, बलूचिस्तान अगर चली गई कुछ लाख, तो इसका यकीनी तौर पर आगे कोई कमर्शियल यूज़ है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो हाउ टू स्टॉप दैट भट्टी साहब के ख्याल में वो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखें, यही मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि आपका जैसे गाड़ियों का है जी वो पूरा सिस्टम, उनके नंबर, उनको पूरा जो नंबर प्लेटें हैं और इंजन और चेसल नंबर और पूरा उसका डाटा जो है डिजिटलाइज होना चाहिए। और वो इससे हद तक होना चाहिए कि हर जो शख्स है वो उसको देख सके, और जो आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं या पुलिस है या FIA है, उनके पास उसका एक पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि कोई भी उसको नंबर को डालें और उसी वक्त उसको जो है, इसको एक वसी लेवल, ये जो अब नाकों पे लोग खड़े होते हैं वो उनके पास वो चीज़ें नहीं होती ना, उनके पास वो एक लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, तो वो सिर्फ यही करते हैं, डिग्गी खोली, वो इधर उधर देखा और वो उसी में फिर वो जाने की इजाज़त दे दी। तो इस तरीके से जिस तरीके ना सेफ सिटी कैमरा की अब हर शहर में, पंजाब में भी अब बड़े बड़े शहरों में सेफ सिटी कैमरे लग गए हैं। और ये भी आपके जो चोरी का कराची में जो ये लोग पकड़े गए हैं, ये सेफ सिटी कैमरों की वजह से पकड़े गए हैं। बिल्कुल। और ये एक चीज़, ये इसको डिजिटलाइज करेंगे तो ये मामलात में कमी आ जाएगी। सही है, लेकिन इसमें एक और जो चीज़ है कि गाड़ी के पार्ट्स यानी उसको डिसमेंटल करके उसकी फरोख्त हो जाती है। यानी पूरी गाड़ी तो चले आपने उसको रजिस्टर कर लिया या उसका एक डेटाबेस मौजूद है, लेकिन अगर वो डिसमेंटल हो गई, खासतौर पर मोटरसाइकिल का डिसमेंटल हो गई और उसके पुर्जे बन के वो फरोख्त हो गया, शेरशाह की मार्केट में या बलूचिस्तान चले गए, उसकी रोकथाम भी ताहिर साहब आपका कोई ओपिनियन है इसके ऊपर, कैसे रोक सकते हैं ताहिर साहब? जी, मैं समझता हूँ कि जितने भी ये स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं जी, ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए और बगैर रजिस्टर्ड स्पेयर पार्ट्स डीलर कोई नहीं होना चाहिए। फिर इनको पाबंद करना चाहिए बाय लॉ, बाय रूल्स, कि ये जो भी स्पेयर पार्ट खरीदेंगे उसकी हिस्ट्री इन्हें पता होगी कि ये किस गाड़ी का स्पेयर पार्ट है, उस गाड़ी का इंजन चेसी नंबर क्या है, तमाम इनको पता होगा। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। और भी बहुत से तरीके हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन नहीं है गाड़ी चोरी के मामलात में। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ चोरी की गाड़ियाँ आज़ादाना फिरती हैं या नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के नाम पर चोरी की गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, वहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अलाउड हैं, लेकिन कौन जाने ये नॉन कस्टम पेड की प्लेट जो लगी हुई है ये चोरी की गाड़ी पर लगी हुई है। तो इसी तरह बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ी ले जाना ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन एरियाज़ में जाकर कराची पुलिस का या बाकी सिंध पुलिस का या पंजाब की पुलिस का ऑपरेट करना खासा मुश्किल होता है, वहाँ तामन नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है कार स्नैचिंग के सिलसिले में। इसके अलावा जो है कार के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें हमें पाबंद करना होगा कि वो हिडन नंबर्स लगाएं अपनी गाड़ियों पर। सिर्फ मैं समझता हूँ कि आजकल सिर्फ हमारी जो है ये अच्छा, ये जो आपकी सजेशन है साहब, एक ब्रेक अगर मैं ले लूँ फिर जुल्फा भट्टी साहब से भी सियासी माहौल पर भी और PTI और जो इस वक्त कशमकश चल रही है इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ सियासी डेवलपर से बात करेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में बड़े अहम तरीन मामला हैं। हम बात कर रहे हैं या पुलिस जो शहर कराची के अंदर AVLC ने कार्रवाई की, पुलिस एहलकार का एक बेटा मुलविस पाया गया गाड़ियों की छीना चपटी में। ये गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं। तायरान साहब कुछ आप कमेंट्स कर रहे थे, मैं चाहूंगा पहले उसको कंप्लीट कर लें सजेशंस को, फिर जो हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे और खास तौर पे जो इस्लामाबाद में सियासी डेवलपमेंट्स उससे बात करेंगे। तायरा आप गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ रिकमेंडेशंस आप दे रहे थे स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कि और बड़ा अहम मौजू है कि चोरी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स को कैसे रोका जा सकता है, उसको जरा कंप्लीट कर लेता है। जी जी, मैं इसमें कुछ और मैं बताना चाहूँगा। नंबर एक, हमें जो है ये जिस शख्स से कोई चोरी की गाड़ी मिलती है और हमें नज़र आता है कि इसने सस्ते दामों गाड़ी खरीदी, ये बोनाफाइड परचेजर नहीं है, तो उसके खिलाफ हमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए अंडर सेक्शन 420, 468, 471 के तहत, ताकि लोगों में हौसला शिकनी हो। नंबर दो, हमें किसी भी सूरत में जो पुलिस को, वैसे तो सुपरदारी पर मजिस्ट्रेट गाड़ी देता है, लेकिन पुलिस को चोरी की गाड़ी की गैर मुतलका शख्स के लिए रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि गैर मुतलका लोग गाड़ियां सुपरदारी पर ले लेते हैं। हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे गाड़ी चोरी करने जो की जाए वो फरोख्त ना हो। जब गाड़ी फरोख्त नहीं होगी, जब उसकी डिस्पोजल नहीं होगी, तो इस चोरी के वाकयात में कमी पेश आएगी। हमें चाहिए कि हम जो जाली रजिस्ट्रेशन नंबर लगाते हैं, जो फेक नंबर प्लेट या विदाउट नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हैं, सबसे पहले उसका कलाकमा करें, उनके खिलाफ हम मुकदमे दर्ज करें बाकायदा तौर पर, जो ये फेक या विदाउट नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये दिस गोज फॉर एवरीथिंग, गाड़ियां हो जाती है, ये मोबाइल फोन पे भी जाता है। इसका मतलब अगर डिस्पोजल जो आप कह रहे हैं ना रुक जाए एक चीज का, तो ऑटोमेटिकली उस क्राइम में कमी आ जाएगी मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। फिर इसके लिए ये कि एक्सीडेंट में बाज़ गाड़ियां बहुत शदीद तरीके से डैमेज हो जाती हैं। ऐसी गाड़ियों के लोग इंजन चेसी नंबर दूसरी गाड़ियों को लगा देते हैं, ऐसी गाड़ियों के कागज फरोख्त होकर दूसरी गाड़ियों को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। हमें जो एक्सट्रीमली डैमेज गाड़ियाँ, इनको बाकायदा तौर पर वेस्ट करना होगा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वेस्टर्न कंट्री की गाड़ियों को कचरा कर देते हैं। तो इस तरह के हम अगर इक़दाम उठाएंगे तो हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। हमें इस वक्त ये नहीं पता, कराची वालों के पास पंजाब वालों का रिकॉर्ड नहीं है कि पंजाब में कौन सी गाड़ियाँ चोरी हुई, तो आपस में भी राब्ता होना चाहिए। एकदम पता चल जाना चाहिए कि ये गाड़ी लाहौर से चोरी हुई है, ये कराची से चोरी हुई है, जहाँ भी काबू आए उधर हम उसे पकड़ सकें। और सबसे बढ़कर फिर हम कहूँगा कि जो नो गो हेवन है, जहाँ पर जाके कार्रवाई नहीं हो सकती, उनको ख़त्म करना होगा, चाहे वो हमारे मर्ज इलाके हों कबायली या दूसरे एरियाज हों। तो जब तक फेडरल लेवल पर नहीं सोचा गया, फेडरल लेवल पर सारे सूबों को इकट्ठा करके पॉलिसी नहीं बनाई गई, गाड़ी चोरी का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। अच्छा, एक सजेशन जी बेटा प्लीज सर, मैं एक सजेशन जी सर, जी 1 मिनट के लिए मैं एक सजेशन जरूर कि अगर ये इनका डाटा सेंट्रलाइज कर लिया जाए, जैसा कि ताहिर आलम साहब ने कहा है, सेंट्रलाइज कर लिया जाए। नंबर 2, जो भी गाड़ी खरीदे उसका एक फैसिलिटेशन सेंटर्स हों, जो एक्साइज के ऑफिसर्स हैं उनमें एक फैसिलिटेशन सेंटर हो कि उस पर लाजमी करार दे दिया जाए कि ये सर्टिफिकेशन पहले कराएं, ताकि वो असेस हो जाए कि ये गाड़ी जो है ये चोरी की नहीं है, उसके बाद गाड़ी जो है वो ख़रीदी जाए। अगर ऐसे कोई बंदा डायरेक्ट ख़रीदता है और उसको फैसिलिटेशन सेंटर से सर्टिफिकेशन नहीं लेता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें भी ये बड़ी एक यूजफुल स्टेप है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि हम सोचते हैं कि कार चोरी वाला गाड़ी चोरी की और अगले दिन बाहर आ गया। हम ये नहीं सोचते कि हम जब कार चोर को पकड़ते हैं तो उससे गाड़ी कम ही रिकवर हो पाती है, गाड़ी तो पता नहीं कहाँ जा चुकी होती है। हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसका टायर डाल देंगे, स्टपनी डाल देंगे, कोई और पुर्जा डाल के गाड़ी का उसको चलान कर देंगे, या कुछ भी नहीं डालेंगे, उसको जस्ट चलान कर देंगे कि इसने 50 गाड़ियाँ चोरी की हैं, और वो 50 दिन भी नहीं जेल में रहता। वजह क्या है? हमारे पास सबूत क्या है? हमारे पास सबूत है 411 PPC, जिसकी सज़ा कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है। मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि उसे 3 दिन की सज़ा दे, तो वो जल्दी बाहर आ जाता है। उसने चोरी का माल रखा, 411 चोरी का माल रखना जिसकी कम सज़ा है, चोरी करना उसकी सज़ा 7 साल है।
जो कि जिसकी जमानत आसानी से नहीं होती, लेकिन कौन साबित करेगा कि ये कार जो एक बंदे से मिली है उसी बंदे ने चोरी की है? किस तरह से साबित होगा? सीसीटीवी फुटेज में तो सारा नहीं आता। तो हमें ये चाहिए कि कुछ इस तरह के इकदाम करें, जैसे मेरी गाड़ी चोरी हुई और जब चोर मिल जाए तो मेरी शनाख्त परेड कराई जाए मुझसे, कि मैं कहूं कि हाँ, मैं जब गाड़ी चोरी हुई थी तो मैंने इसको भागते हुए देखा था जो गाड़ी को लेके जा रहा था। तो जब इस तरह उस चोरी प्रूफ हो जाएगी और उसको ज्यादा सजा मिलेगी, वो ज्यादा अंदर होगा। ये बहुत सी चीजें ज्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा, ये रिकमेंडेशन से इकदामात का जिक्र हुआ, तो सियासी माहौल के ऊपर थोड़ा आते हुए भट्टी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हुकूमत क्या सोच रही है? क्योंकि मैं आना चाह रहा हूँ कराची से इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद में फिर पिंडी की तरफ, अडियाला जेल की तरफ। अडियाला जेल के बाहर कल भी शोर डाला हुआ था पीटीआई ने, फिर वो रात में कुछ कार्रवाइयां भी हुई। आज इत्तलात सुबह से ये आ रही हैं कि जो है ज़ेरे गौर है, संजीदगी से ज़ेरे गौर है कि बानी पीटीआई को वहां से जो है इस वक्त शिफ्ट कर दिया जाए, और जो फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश है वो हुकूमत ने, जो इख्तियार वली साहब का मैंने बयान सुना कि वो बाकायदा कोशिश हो रही है मुनज़्ज़म तरीके से कि पैदा की जा सके। इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारतीय टेलीविजन वहां पर जेल के बाहर होने वाले एहतजाज को देवर गिविंग लाइव कवरेज, उनके रिपब्लिक टीवी हो, अर्नब गोस्वामी सारे जो है इस वक्त कर रहे थे। तो ये कल फिर धरना हुआ था, फिर वो डिस्पर्स हुआ, लेकिन अब जेल शिफ्टिंग की तैयारियां क्या संजीदगी से ज़ेरे गौर हैं? भट्टी साहब, इस बारे में क्या आपकी इत्तला? देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक जेल मैनुअल है या जेल के लाज हैं, और दूसरा ये है कि देखें जो इनको मुलाकातों का बिल्कुल लिबरल इजाज़त थी, लेकिन इन्होंने इसमें बानी पीटीआई के जो हवारी थे ये जाते थे और बाहर आके वो एक मंसूब करके कैसे प्रेस रिलीजेज, ऐसे बयानात और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे जिसने से अमन व अमा का भी ख़तरा होता था। और वो कुछ मैं समझता हूँ कि वो अपने से भी बढ़ा चढ़ा के इतनी बातें शायद बानी पीटीआई नहीं करते होंगे जितनी बाहर आके वो एक पार्टी की लॉयल्टी, सिंसियरिटी और वर्कर की सिंसियरिटी हासिल करने के लिए इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया जिस माहौल से पूरा एक अमन व अमा और पूरा एक निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। अदरवाइज़ देखें, ये तो कितने अरसे से वो सज़ा याफ्ता थे और इनको इजाज़त थी और फिर वो मुलाकातें भी हो रही थी। अब देखें, हुकूमत ने अपनी चीज़ों को देखना है। देखें, पहले जब भी हमारे को सरबराह ममलकत आते थे इस्लामाबाद, तो ये उसी वक्त डी चौक का रुख करते थे। और देखें ना, जैसे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए, इसी तरीके से उस वक्त आपको याद होगा जब भी कोई बाहर से मुल्क से कोई सरबराह आता था या कोई डेलीगेशन आता था या कोई हाई लेवल के लोग आते थे, तो वो बदनामी करने के लिए ये लोग जो है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इकट्ठे होके और ये एक शोर मचा देते थे। तो अगर देखें, अगर उन्होंने ये कार्रवाई बंद ना की, अभी तक तो कोई बाकायदा फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में है कि वो इनको जो है वो किसी और जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो है यहाँ पे ये रोज़ाना जो इस्लामाबाद में या यहाँ मुज़ाफ़ात में ये एक हर किस्म का इंतशारी सिस्टम कायम रहता है, और यहाँ से KPK से आके जो लोग हैं वो इस पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं, जिनमें ज़्यादातर अफ़गानी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किया भी जा सकता है। ये देखें ना, इसमें जेल मैनुअल और ये कानून और के मुताबिक है, ये कोई खिलाफ कानून नहीं है कि जहाँ पे कैदी एक जगह पे ज़्यादा शोर शराबा करता है या कैदी वहाँ पे अमन आमा का ख़राब करता है तो उसको मुंतकिल किया जाए। इसमें ये आप कह रहे हैं अफगान नेशनल है जो ज़्यादातर ये अमन आमा का मसला क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, जो जमा जो होते हैं उनमें। देखें, आपको पता ही है जब ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ था उसमें कितने अफगानी थे। आप भी तो देखें ना, यही हो रहा है KPK में, क्या हो रहा है आपका। आप यही तो मुसीबत पड़ी है कि वहाँ पे आप IG साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें कि KPK में क्या हालात हैं। आप KPK से हालात का पता करें कि वहाँ शाम के नमाज के बाद तो सुबह तक कोई गवर्नमेंट की रिट नहीं होती। वो लोग बेचारे जो हैं वो वोट दे के भी इस मुसीबत में पड़े हुए हैं कि वहाँ पे जितनी दहशतगर्दी हो रही है, उस दहशतगर्दी का जो है वो ज़िम्मेदार कौन है। जब नेशनल एक्शन प्लान में जो भी चीज़ें हुई और उसके मुताबिक एक दहशतगर्दी को कंट्रोल करके हम गए थे, तो जब हमारी हुकूमत थी, तो जब हम वापस आए हैं तो ये हालात पैदा हो गए हैं।
तारा साहब ये जो मुंतकली आप सियासी पहलू नहीं, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो मुंतकली है जेल मैनुअल्स के हिसाब से क्या कानून है, क्या ज़ाब्ते हैं, और खास तौर पे ये कि वो एक हिंड्रेंस बनने उस इलाके के अमन के लिए भी और दीगर प्रिजनर्स के लिए भी, क्योंकि और भी तो वहाँ पे जो मामला हैं अडयाला जेल के जो आने जाने के लोगों के, कैदियों के, लवाकीन के। जी, पहले तो मैं भट्टी साहब मोहतरम की जो बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी है, जो हालात हैं, उसके मुतालिक कमेंट्स करूंगा कि ये आज से नहीं है और ये हमारी कौमी पॉलिसियों के नतीजे में पैदा हुए हैं। जो कुछ हम करते रहे हैं, जो हमने अखवान वार में किया, जो हमने अमेरिका की मदद में किया, उसकी वजह से ये सारा कुछ फर्स्ट क्रिएट हुआ है। नंबर 2, जहाँ तक किसी भी कैदी को किसी एक जेल से किसी दूसरे इलाके की जेल में शिफ्ट करना है तो उसके तमाम मुकदमे उस जिले में ख़त्म हो गए हैं। यानी इमरान खान के खिलाफ अगर 200 मुकदमा है रावलपिंडी में और लाहौर में, वो मुकदमा ख़त्म हो गया, उसका ट्रायल ख़त्म हो गया, उसमें उनको सज़ाएं मिल गई हैं या बरी हो गए हैं, तो फिर उस सूरत में उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जा सकता है अगर उस जेल में कैदियों को रखने की गुंजाइश ना हो। जहां तक ताल्लुक है लैंड ऑर्डर के मसले का, तो मेरा ख्याल है कि मछ जेल या इसके जो हम अफवाह सुन रहे हैं, इसमें आप रखेंगे तो वहां इमरान खान को ज्यादा फैसिलिटीज देंगे। जिस तरीके से हम लोग सख्ती करते हैं, मेरा ख्याल है कि बलोचिस्तान की जो हुकाम हैं या ब्यूरोक्रेसी या उनके सियासतदान हैं, वो फिर भी थोड़े से इस मामले में वसी दिल वाक़या हुए हैं। तो हम लीगली तौर पर इमरान खान साहब जो मत जेल है जिसका आप जिक्र कर रहे थे साहब, उसका तो परसेप्शन बड़ा खराब है, नहीं शुरू से था कि मत जेल जब भी आता है तो एक खौफ की अलामत के तौर पे देखा जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां की ब्यूरोक्रेसी जो है उसका तौर तरीका मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कानूनी तौर पर मुकदमा है मछ के इलाके में कोई उनके खिलाफ, में भी कोई कोयटे में कोई हो एयानत का मुकदमा, तो कोयटा जेल में आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ के मुकदमे खत्म हो गए, भट्टी साहब ये जो कराची की जेल में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपके मुकदमे खत्म हो गए हों। ठीक है, अभी यहाँ तो मुकदमे खत्म नहीं हुए, तो आप किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं? जी सर, ये ओपिनियन ऑन दिस जुल्फिकार साहब। ट्रायल कैसे होगा? ट्रायल कैसे होगा? लाहौर की कोर्ट का ट्रायल कैसे होगा? भट्टी साहब आपका पॉइंट सिर्फ अमन अमान के मसले को कहकर लॉ एंड ऑर्डर पे शिफ्ट कर सकते हैं? जी जुल्फिकार भट्टी साहब, देखें ट्रायल की ये बात है कि ट्रायल पहले भी वहाँ उनका कोर्ट्स में नहीं हो रहा, वो जेल के अंदर ही हो रहा है ट्रायल जो है ना, तो इसलिए किसी जगह पे भी उनका ट्रायल हो सकता है। और क्योंकि देखें हुकूमत ने तो अपने इन मामलात को देखना है कि हमने तो आखिर हुकूमत भी चलानी है, हमने कोई ये लाड प्यार से ये जो भगौड़ा है अंदर सज़ा याफ्ता, इसके मुंह तो नहीं देखते रहना कि ये जो है ये इसमें राज़ी है, इसमें नाराज़ है, या इसका वो दूसरे कैदी नहीं है। दूसरे कैदियों को तो कभी ट्रांसफ़र करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ, जो सज़ा याफ्ता होते हैं उनको उसी वक्त शिफ्ट कर देते हैं। बाकी दूसरे जो मुकदमात चल रहे हैं वो चलते ही जेल के अंदर चल रहे हैं, वो उनको कोर्ट में तो नहीं लाया जाता ना, तो वो एक हुकूमत स्पेशल अपने आर्डर से प्रोसिक्यूशन जो है वो वहाँ पे अपना एक सिस्टम बना सकती है, वहाँ पे भी बना सकती है, इस तरह गुंजाइश बना सकती है। मेरा ख्याल है कि इस तरह जब आप दूसरे सूबे में लेके जाएंगे तो शायद इसके लिए हमें कानून में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, तो कर लें तब्दीली, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए वो आपको ओपिनियन है साहब, लेकिन ये जो अमन अमान के हवाले से कह रहे खदशात हैं कि खासतौर पर अडयाला के बाहर हर दूसरे दिन वहाँ पे एक सियासी शो होता है, तो ये एज अ प्रिजनर चले एजिटेशन या फिर आप जिसे कहा जाए एहतजाज इज अ पॉलिटिकल राइट के वो आ जाते हैं, लेकिन उससे जो लॉ एंड ऑर्डर का फर्स्ट क्रिएट हो रहा है उसमें कह रहे हैं अफगान नेशनल्स भी आते हैं, दैट कैन बी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इस वजह से जरूरी है कि उसको शिफ्ट करें। ताहिर साहब आपका ओपिनियन इस पे क्या है? मेरा ख्याल है कि असल इशू तो मुलाकात का है। अच्छा, और मुलाकात जो है कैदी का राइट है और हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं इस बारे में। आप ये भी तो सोचें कि हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप ठीक है, आप उन लोगों की मुलाकात ना कराएं जिनसे आपको खदशा है कि वो अंदर से पैगाम लाएंगे और कोई ट्वीट चल पड़ेगा। आप दूसरे लोगों की मुलाकात करवा दें, ये यकीन दहानी करवा के मुलाकात करवाएं कि आप कोई ट्वीट वगैरह नहीं चलाएंगे, तो मुलाकात का इशू हल हो जाए, तो इस किस्म की जो उधर बैठक होती है या धरना दिया जाता है वो भी ख़त्म हो जाए
और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक अडयाला जेल में जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें कोई ऐसा ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लोग इकट्ठे होते हैं, नाराबाजी होती है। किससे मुलाकात करा देता है साहब? बहन से मुलाकात कराई उन्होंने, बाहर निकल के ट्वीट कर दिया, तो वो पूरा तकरीर भर के लिख दी थी। ये यकीन दहानी कराई थी उन्होंने। हाँ, तो यकीन दहानी के बावजूद तो फिर और खानदान में किससे, कहाँ से, यानी किससे मुलाकात कराएं फिर? और भट्टी साहब, आप और कोई रिश्तेदार है? किसी वकील से करा दें, कोई और ऐसे शख्स से। तो सर वकील तो खुद उनकी जनरल सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है पार्टी का। आप देखें ना, थोड़ी देर मुलाकातों को बंद किया तो कैसी कैसी खबरें फैलाई गई कि वो वहाँ पे डेड हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा माइनर किस्म का मुतालबा है। बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े उनके तो मुतालबात थे। उनके तो मुतालबात ये भी थे कि इलेक्शन रिग है और फिर से कराया जाए। वो अगर उनके तो मुतालबा ये भी था कि इमरान खान को छोड़ा जाए, सब कुछ। मुलाकात का कोई चांस है या बिल्कुल ही खत्म है मुलाकात का जो इम्कान है? जुल्फिकार भट्टी साहब, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी में भट्टी साहब देखें जी, फिलहाल तो जब तक ये अपना रवैया सही नहीं करेंगे इस लिहाज से कि ये इंतशारी सियासत को जो है नहीं छोड़ेंगे, और अंदर से जो ट्वीट श्वीट और ये सारा जो और इदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने इन चीज़ों पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक तो इनकी मुलाकात का कोई चांस नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौके दिया। जुल्फिकार भट्टी साहब बताया साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक का समराइज करना आएंगे इसको हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात शहर कराची में छीनी गई गाड़ियाँ हों या फिर इस्लामाबाद अडयाला जेल के आसपास जो फैसले होने वाले हुकूमत की तरफ से, उनके सियासी असरात और एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी क्यों ज़रूरत है, इस पर गुफ्तगू। सब तमाम पर अहम तरीन सवालात उठाए, हक़ाइक़ के बेनकाब फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।